मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 को। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उस चीज़ को बता दे रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज किया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता। आप देख रहे हैं यहाँ पर A1 B1 C1 रो वाइज है, यहाँ पर A1 B1 C1 कॉलम वाइज है, फिर A2 B2 C2 A2 B2 C2 है, फिर A3 B3 C3 A3 B3 C3 है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज होता है, ये पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने देखे कि अगर आइडेंटिकल हो एलिमेंट चाहे रो में या कॉलम में तो उसका वैल्यू 0 होता है। फिर हम लोग देखे थे कि किसी एक रो को दूसरे रो में ऐड या लेस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं हम लोग और प्रूफ भी किए हुए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम इसमें बताए थे कि अगर ये प्लस में रहे तो हम लोग इस तरह से इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बताए थे कि कोई एक रो या कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज करें, ओके, रो या कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू नेगेटिव साइन से चेंज कर जाता है, ठीक है। ये सारा डिस्कस किए हुए, और भी बहुत सारा कुछ डिस्कस किए हुए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, आप उसको देखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बताए थे हम कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 फिर A3 B3 C3 है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अभी तक ये देखे थे कि किसी एक रो या कॉलम में हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड या लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते थे, जैसे अगर हम लोग चाहें तो R1 में R1 प्लस R3 कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो R1 प्लस R3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस A3, फिर B1 प्लस B3, फिर C1 प्लस C3। यहाँ क्या हो जाएगा A2 B2 C2 फिर A3 B3 C3, ऐसा कर सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक्चुअली ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हम लोग देखे थे, जैसे देखिए अगर इसको हम तोड़ते हैं एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा A1 B1 C1, फिर ये हो जाएगा A2 B2 C2, फिर ये हो जाएगा हमारा A3 B3 C3, ओके, प्लस फिर जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा A3 B3 C3, फिर ये हो जाएगा आपका A2 B2 C2, फिर ये हो जाएगा हमारा A3 B3 C3, ओके। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि दो रो आइडेंटिकल है, तो बचा हमारा ये जो कि इसके बराबर है, ओके। अब देखिए हम बताना क्या चाह रहे थे कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट दिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 फिर A3 B3 C3 ऐसा लिख सकते हैं। प्लस देखिए प्लस फिर हम लोग इसको A3 B3 C3 A2 B2 C2 फिर A3 B3 C3 ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू तो ये 0 के बराबर है। अच्छा अब देखिए फिर देखिए इसको हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 फिर ये A3 B3 C3 ऐसा है। तो अब अगर ये 0 है तो हम इसमें कोई भी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं A3 B3 C3, फिर हो जाएगा हमारा A2 B2 C2, फिर ये हो गया हमारा A3 B3 C3, ओके। चलिए फिर देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 B1 C1, फिर ये हो गया हमारा A2 B2 C2, फिर ये हो गया हमारा A3 B3 C3, ओके, प्लस अब ये K मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा K A3 K B3 K C3, फिर ये हो गया हमारा A2 B2 C2, फिर ये हो जाएगा A3 B3 C3, ओके डन। अब देखिए तो अगर ये A2 B2 C2 और A3 B3 C3 दोनों में एक जैसा, ये देखें और ये देखें, यहाँ देखिए ये और ये एक जैसा है, तो हम लोग इस फॉर्म को ऐसा भी लिख सकते हैं
A1 प्लस के A3, B1 प्लस के B3, C1 प्लस के C3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा A2 B2 C2, फिर हो जाएगा A3 B3 C3, ऐसा हो जाएगा। अब देखें यहां से तो ये किस फॉर्म में टूट गया है, ये डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा देखिए किस फॉर्म में टूट गया है, ये हमारा इस फॉर्म में टूट चुका है, आपस में बराबर है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये हो क्या गया है। ये हमारे पास था A1 B1 C1, फिर था A2 B2 C2, फिर हमारे पास था A3 B3 C3। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया है कि R1 में हम लोग R1 प्लस के R3 कर सकते हैं ऐसा, फिर भी वैल्यू डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब ये क्या हो जाएगा A1 प्लस के A3, B1 प्लस के B3, C1 प्लस के C3, ये फिर हो गया आपका A2 B2 C2, फिर ये हो गया A3 B3 C3, ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि किसी एक रो में दूसरे रो को ऐड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट, उससे कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है? आराम से समझ में आ रहा है। हम लोगों को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम फिर एक एग्जांपल लिखते हैं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, अगर हम लोग चाहें तो C2 में ऐसा लिख सकते हैं C2 माइनस के C3। दैट मीन्स किसी दूसरे रो को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उसमें किसी कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट मीन्स इसको फॉर्म में चेंज करें तो ये हमारा A1 A2 A3 रहा होगा। ये क्या हो जाएगा B1 माइनस के C1, B2 माइनस के C2, B3 माइनस के C3, ऐसा रहेगा। ये क्या रहा होगा C1 C2 C3, ऐसा लिख सकते हैं। और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना ये है, एक्चुअली वर्क अभी C2 में हो रहा था, लेकिन हम लोग कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई C2 में नहीं किए हैं। तो देखना ये है कि जिस रो या कॉलम में वर्क हो रहा हो, अगर उसमें ही किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। जैसे हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट हमारे पास A1 B1 C1, फिर हमारे पास A2 B2 C2, फिर हमारे पास है A3 B3 C3। ओके, अगर हम लोग C1 में या R1 में ही पकड़ते हैं, पहले R1 में क्या करते कि R1 प्लस R3 कर देते, तब क्या होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दैट मीन्स अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा के A1 प्लस C1, ठीक है, फिर के A2 प्लस C2, फिर के A3 प्लस C3, ऐसा होगा। ये क्या रहेगा हमारा B1 B2 B3, ये क्या रहेगा C1 C2 C3, ऐसा रहेगा। अब देखिए, जब ये तोड़ेंगे तब क्या होगा, जब ये तोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले ये तोड़ेंगे तो के A1 के A2 फिर के A3, ये क्या हो जाएगा B1 B2 B3, फिर हो जाएगा C1 C2 C3, प्लस जब आगे इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा C1 C2 C3, B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। अब देखिए, ये वैल्यू तो बन गया हमारा 0, ये वैल्यू हो गया 0। अब यहां से के कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A1 B1 C1, फिर ओके B1 A1 A2 A3 है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, फिर ये हो गया हमारा C1 C2 C3। अब देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, इस डिटर्मिनेंट से ये तो k टाइम्स हो गया है, जबकि आना तो चाहिए हम लोगों को इसके बराबर। तो अब एक बात समझ में आ रहा है कि जिस रो में अगर वर्क हो रहा हो उसमें अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वी हैव टू डिवाइड, दैट मीन्स यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 1/k। अब देखिए, अगर ये 1/k रहता तो यहाँ भी क्या होता है, ये 1/k में टूट जाता, ये 0/k
तो 0 बन जाता। अब k है यहाँ पर, ये पहले से रहता हमारा 1/k, तो कट के हमारा डिटर्मिनेंट इसी के जैसा हो जाता। ठीक है, दैट मीन्स दोनों आपस में इक्वल हो जाता। अब हम लोगों को एक बात समझ में आया यहाँ से कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a1 b1 c1, ध्यान दीजिएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 दिया हुआ है। अगर हम लोग c2 में, ठीक है, k c2 माइनस c3 करते हैं, ठीक है, तो C2 में वर्क हो रहा है, C2 में मल्टीप्लाई किए हैं, तो दैट मीन्स उस कांस्टेंट से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 1/k हो जाएगा पहले, क्योंकि k से इंटू किए हैं, तो C1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, a1 a2 a3। C2 में चेंजिंग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, k b1 माइनस c1, k b2 माइनस c2, k b3 माइनस c3, ये फिर क्या हो जाएगा, c1 c2 c3। ओके, अब देखिए फिर इसी का दूसरा फॉर्म देखते हैं। फिर अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a1 b1 c1, a2 b2 c2, फिर हमारे पास दिया हुआ है a3 b3 c3। ओके, अब देखिए, अब हम लोगों को अगर मान लीजिए यहाँ पर, चलिए R2 में वर्क करना है हम लोगों को। R2 में क्या करना है, 8R2 माइनस 5R1। तो देखिए R2 में वर्क हो रहा है, ओके, और R2 में 8 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 1/8, 8 से पहले डिवाइड देना पड़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा, a1 b1 c1 ऐसा ही रहेगा, ये 8R2 माइनस 5R1 है, तो क्या हो जाएगा 8a2 माइनस 5a1, फिर क्या हो जाएगा 8b2 माइनस 5b1, फिर क्या हो जाएगा 8c2 माइनस 5c1, फिर ये क्या हो जाएगा a3 b3 c3। आ रही बात समझ में? आशा करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। दैट मीन्स एक रो को दूसरे रो में या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस रो या कॉलम में वर्क हो रहा हो, ठीक है ना, अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव टू डिवाइड बाय दैट नंबर। ओके, अब जिस रो या कॉलम में वर्क नहीं हो रहा हो, अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है डिटर्मिनेंट में। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये आप लोगों को खुद से लिखना है। अब देखिए फिर एक और डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ 0 1 0 2 5 0 2 5 0, चलिए ठीक है, ये 2 5 2 कर देता है अभी फिलहाल, 5 3 1। अब हम लोगों को बोला गया कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो बेटर क्या होगा, वी मस्ट फॉलो द फर्स्ट रो। क्यों? क्योंकि अगर इससे 0 को लेकर चलेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके सामने गायब होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 2 3 1, फिर 1 का नंबर आएगा तो -1 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 5 1, फिर प्लस 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 5 5 3। अब ये तो कंप्लीट 0 बन जाएगा, ये भी कंप्लीट 0 बन जाएगा, तो बचेगा ये हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 इंटू 2 -10। ठीक है, अब हम लोगों को एक बात समझ में आया कि कभी अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जैसे 2 5 2 1 0 0 2 3 5, तो अब बताइए किससे सॉल्व करना हम लोगों के लिए बेटर रहेगा, तो उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो। तो देखिए सेकेंड रो में 2 0 है, दैट मीन्स सेकेंड रो के अलोंग हम लोगों को एक्सपेंड करना चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तो ये प्लस है ये माइनस हो गया तो -1, इसके सामने और इसके सामने गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोगों के पास 25 -6, फिर सॉल्व हो गया। ठीक है, हाँ एक और प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में तीनों एलिमेंट 0 हो जाए 5 6 2 1 2 1, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो सारा तो 0 से मल्टीप्लाइड होगा तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए आपके पास अगर ऐसा लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ, तो इसमें थर्ड रो में 0 है तीनों एलिमेंट, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए आपके पास लिखा हुआ है 2 5 6 0 0 0 1 2 3, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है,
आ रही है बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखना है हम लोगों को कि अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोगों को सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है, हम लोगों को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी से सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। प्रॉपर्टी से सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा, वी हैव टू इंट्रोड्यूस एज मैनी जीरोज एज पॉसिबल। क्या करना है? वी हैव टू इंट्रोड्यूस एज मैनी जीरोज एज पॉसिबल। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके जीरो लाना है, देन वी हैव टू सॉल्व। ये कहलाता है हमारा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। एक बात और याद रखिएगा, एक साथ, ठीक है ना, एक साथ हम लोग कितना प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? हाउ मैनी प्रॉपर्टीज कैन बी अप्लाइड सिमल्टेनियसली। ठीक है, कितना? तो जितना उसका ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर -1। जैसे अगर डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर है इसका मतलब, तो दैट मीन्स 3 - 1, एक साथ 2 प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2/2 ऑर्डर का है इसका मतलब 2 - 1, इसका मतलब एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बता। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोगों को इसको प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करना है। ओके, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज दैट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 0a - b, 0a - b। ठीक है, -a 0 -c। ठीक है, b c 0। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन सके। तो देखिए क्या करते हैं, एक जीरो तो यहाँ पर है, एक जीरो हम लोग इसको बना सकते हैं, है ना, इसको जीरो बना सकते हैं। इस प्लेस को हमारा उद्देश्य है जीरो बना देना। ठीक है, चूंकि एक जीरो है हमारे पास यहाँ, तो अब देखिए इसको जीरो बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, R2 में, ध्यान दीजिएगा, इसको इसको भी AB बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, BR2 प्लस क्या करना पड़ेगा, AR3, ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए अगर R2 में B से मल्टीप्लाई किए हैं तो हम लोगों को B से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। R1 वैसा ही रहेगा हमारा 0 A - B। ठीक है, अब फिर BR2 तो -AB प्लस AB क्या हो जाएगा, 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस AR3 क्या बन जाएगा, AC। ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया हमारा -BC हो जाएगा, -BC। ठीक है, अब देखिए तो फिर आपका BC 0, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग along C1। तब देयरफॉर अगर C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/B, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो B × अब फिर क्या होगा, इसके सामने गैप, तो ये क्या हो जाएगा, -ABC, फिर ये माइनस, तो फिर ये -ABC, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +ABC, तो क्या हो जाएगा, ये 0। आ रही बात समझ में? बाकी रूल को किस तरह से अप्लाई करेंगे तो हम NCERT के सॉल्यूशन को जब अपलोड करेंगे तो आप वहाँ पर सीख सकते हैं कि हाउ वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, और जितने भी प्रॉपर्टी आपको बताए हैं उसको आत्मसात करने का कोशिश कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए इसके ऊपर। ठीक है, खुद से प्रूफ कीजिए और कुछ क्वेश्चंस को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हम जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को कोशिश करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ सके। अगर 3/3 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट हो तो अगर 2 जीरो आ जाए, कितने जीरो आ जाए, 2 zeros। ठीक है, अगर 2 0 आ जाए हमारे पास तो वी कैन एक्सपेंड। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही जीरो पॉसिबल होगा, तो कोई बात नहीं, एक जीरो में एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 0 पॉसिबल होगा। ठीक है, कुछ
क्वेश्चंस को देख करके पता चल पाएगा। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ एक्सपीरियंस आएगा, तो यू कैन डिसाइड। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।